नमस्कार मित्रों, टारगेट विद पीएस परिहार परिवार में आपका बहुत स्वागत है। मैं विपिन कुमार सिंह आप लोगों को आज इतिहास पढ़ाऊंगा और मुझे ये कहते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि पीएस परिहार परिवार ने आप लोगों के लिए टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी इन तीनों के लिए आप लोगों के लिए एक कॉमन हिस्ट्री का बैच जो है इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें कि आपको इन तीनों के बारे में जानकारी दी जाएगी। जैसा कि आपको पता होगा कि टीजीटी और पीजीटी में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, जबकि जीआईसी में एमसीक्यू के साथ साथ मेंस के भी पेपर होंगे। इसीलिए हम लोग का जो मेन फोकस होगा इस बार वो इस तरह से होगा कि हम आपको मेंस भी पढ़ाएंगे और पीटी भी पढ़ाएंगे। तो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए ये पूरा का पूरा बैच चलेगा इतिहास विषय का, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हर एक अध्याय के बाद आप लोगों को जो भी पैटर्न बदल रहे हैं उनके हिसाब से प्रश्नों की एक सूची दी जाएगी, जिस पे व्यापक चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले उस विषय पे एक विस्तृत जो है विश्लेषण करने का प्रयास किया जाएगा, ताकि आपकी समझ जो है उस विषय में बेहतर हो सके। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अगर हम देखते हैं, कोई भी विषय जो होता है उसके बारे में एक सामान्य जानकारी बहुत ज़रूरी होती है। जैसे कि हम ही हैं, किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो सबसे पहली चीज़ यही होती है कि हमारा परिचय क्या है। ठीक है, तो हम बताते हैं कि हमारा नाम जो है वो XY है और हम जो है हमने फलाने विश्वविद्यालय से अपनी स्नातक की उपाधि ली है और पराय स्नातक जो है हमने इस विषय से किया है। इस तरह से हमारा एक सामान्य सा परिचय होता है। तो चूँकि आप इतिहास के विद्यार्थी हैं तो ये आपसे उम्मीद किया जाता है कि इतिहास में भी आप को पता होना चाहिए कि इतिहास होता क्या है। ये बहुत कॉमन सी बात है। जैसा कि आपको पता है कि इतिहास के बारे में अगर हम लोग देखें तो इतिहास को सामान्य बोलचाल में हम कह सकते हैं कि इतिहास जो है वो अतीत का अध्ययन है। तो ये तो एक सामान्य बोलचाल हुआ, लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को एक इतिहासकार हैं E.H. कार, उन्होंने इतिहास के बारे में क्या कहा, बहुत ही संक्षिप्त में कहा है और वो बहुत ही सटीक है, काफ़ी हद तक चीज़ों को अपने में समेट लेता है, क्योंकि कोई भी परिभाषा अपने आप में पूर्ण तो होती नहीं है। तो E.H. कार साहब कहते हैं, E.H. कार, कि इतिहास जो है वो अतीत और वर्तमान के बीच में एक अनंत संवाद है। वो क्या कहते हैं कि इतिहास जो है वो अतीत और वर्तमान के बीच में एक अनंत संवाद है। तो देखिए, कोई भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए तीन चीज़ों पे हमें फोकस करने की ज़रूरत होती है, और आज हम उसी पे अपनी चर्चा का फोकस रखेंगे। इस विषय में आज हम आप लोगों को थोड़ा सिलेबस बताएंगे, कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए, इसके अलावा हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी। तो आज मैं इन तीनों पे ही बात करूँगा और सिलेबस को बताते हुए मैं आपको थोड़ा सा संक्षिप्त तौर पे कुछ शब्दावलियाँ हैं उनको भी व्याख्यायित करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और अगले हमारे जो लेक्चर होंगे वहाँ से हम एंशिएंट हिस्ट्री से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, पहला तो है कि सिलेबस आपको पता होना चाहिए। कोई भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए व्यक्ति को सिलेबस का नॉलेज होना चाहिए। दूसरा क्या है कि उस सिलेबस को पूरा करने के लिए हमें कौन कौन सी बुक्स की ज़रूरत है, और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है आपकी स्ट्रेटेजी जो है कि हम किस तरीके से उसको जो है किन रणनीति के माध्यम से सीमित समय में, संक्षिप्त समय में हम उसको पूरा कर सकेंगे। ठीक है, तो जहाँ तक बुक्स की बात आती है, देखिए तमाम बुक्स हैं, लेकिन आपके पास समय की भी अपनी सीमाएं हैं। तो अगर आप बुक पढ़ने के इच्छुक हैं तो मेरे हिसाब से आपके लिए NCERT की बुक जो है, NCERT जो है ये पर्याप्त है, क्योंकि इससे आपको एक सब्जेक्ट के बारे में सामान्य समझ होगी, पर्याप्त जानकारियाँ भी मिलेंगी और वो भी रोचक तरीके से। लेकिन NCERT भी अगर आप कोशिश कीजिएगा, अगर आप नहीं भी पढ़ पा रहे हैं तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि जो मेन फोकस होगा आपका वो होगा मेरे नोट्स से। ठीक है, ये नोट्स जो है वो पूरा कंप्लीट किया गया है, जिसमें कि आपके तीनों सिलेबस, चाहे वो टीजीटी का हो, चाहे वो पीजीटी का हो, चाहे जीआईसी का हो, उसका मैंने कॉमन सिलेबस बनाया है, जिससे कि आपका ये तीनों एग्ज़ाम जो है उसी में संपूर्ण हो जाएगा। अब क्या है कि
अगर आपको एनसीईआरटी फिर भी पढ़ने का इच्छा हो रही है तो बिल्कुल आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। और कोशिश करें कि जो पुरानी वाली एनसीईआरटी आती थी, जिसमें कि प्राचीन इतिहास के लिए आप जो है वो आर.एस. शर्मा को ले सकते हैं, और मध्यकालीन के लिए आप जो है वो सतीश चंद्रा की जो एनसीईआरटी आती थी उस पर आप फोकस कर सकते हैं। और मॉडर्न के लिए जो है आप विपिन चंद्रा की जो एनसीईआरटी आती थी, अगर आपको ये मिल जाए तो आपको इन्हीं तीनों को पढ़ने की ज़रूरत है, इसके अतिरिक्त कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखिए होता क्या है कि विषय के बारे में बहुत सी जानकारियाँ हैं, इतिहास जो है वो बहुत वास्ट है, तो आपको अपने आप को बहुत ही समझदारी से काम करना होगा, अदरवाइज़ आप इतिहास में खोज से जाएंगे। तो इसीलिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये मेरे हिसाब से आपके लिए जो है एक इंटरेस्टिंग हो सकता है। लेकिन अगर आप इस पे कंसंट्रेट कर रहे हैं तो ये आपको संपूर्णता में सब कुछ प्रोवाइड करा देगा, प्रीलिम्स के हिसाब से भी, मेंस के हिसाब से भी। उसमें प्रश्नोत्तरी भी रहेगी, प्रश्नों के उत्तर होंगे, किसी भी अध्याय से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं उन सब प्रश्नों का उत्तर उसमें दिया जाएगा, प्रश्नोत्तरी के तौर पे दिया जाएगा, उसी रूपरेखा में दिया जाएगा, ताकि आपको उसके लिए अतिरिक्त कोई मेहनत न करनी पड़े। ठीक है, अब क्या है कि रही बात स्ट्रेटजी की। स्ट्रेटजी पे देखिए, स्ट्रेटजी पे जो हमारा स्ट्रेटजी रहेगा पढ़ाने का, इस सारे क्लास को जो लेने का हमारी स्ट्रेटजी रहेगी, वो दो चीज़ों पे आपका फोकस करेगी। ठीक है, उसमें से पहला तो है कि चेंजेस जो होते हैं, परिवर्तन। ठीक है, परिवर्तन पे हम देखेंगे, और दूसरा जो है निरंतरता की हम बात करेंगे कि अब ये क्या है, ये परिवर्तन और निरंतरता जो है ये है क्या। ठीक है, अब इन दोनों सब्जेक्ट, दोनों जो शब्द हैं, देखिए होता क्या है कि ये जो आपका इतिहास है, इतिहास में समझ के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है कि जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री कब मेडाइवल बन गई, मेडाइवल कब मॉडर्न बन गया, आखिर ये कौन से ऐसे आधार थे जिनकी वजह से हमने इनको इन रूपों में पहचाना, देखा या समझा। ठीक है, तो इतिहास में हमें कुछ करना नहीं है, जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, विगत वर्षों में प्रश्न पूछने की जो प्रवृत्ति है वो लगातार बदली है, इसके लिए आपको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। लेकिन आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि मेहनत हमारी होगी और आपको बस उस मेहनत के साथ सतर्कता से जुड़े रहना है। ठीक है, तो बिल्कुल घबराना नहीं है आपको, बाकी हम सब कुछ देखेंगे। अब जैसे कि स्ट्रेटजी जो मैं बताया था कि निरंतरता और परिवर्तन, इन्हीं को हमको पकड़ना है। इसका एक एग्जाम्पल हम छोटा सा यहाँ पे देखने का कोशिश करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मान लीजिए सिंधु का टाइम है, सिंधु सभ्यता। ठीक है, और दूसरा मैं इसको वैदिक में पूर्व वैदिक जो है, पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक। ठीक है, वैदिक में भी उत्तर वैदिक। ठीक है, अब क्या है कि हम अगर देखते हैं कि जो सिंधु सभ्यता है, उनको हम, जो हमारे पढ़ने का तरीका होगा वो ये होगा कि उसकी राजनीतिक स्थिति क्या थी, सामाजिक स्थिति क्या है, ठीक है, आर्थिक स्थिति क्या है और धार्मिक स्थिति क्या है। ठीक है, जिसमें कि रीति रिवाज भी आपके इसी में आ जाएंगे। अब क्या है कि अगर हम देखते हैं, बहुत ही संक्षिप्त में देखने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि ये क्लास जो है इंट्रोडक्शन क्लास है, लेकिन जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी वो आप पूछ सकते हैं, उनको लगातार बताया जाएगा। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक मैं आगे बढ़ूंगा नहीं। ठीक है, तो एक संक्षिप्त में बता रहा हूँ, बाकी मैं कोशिश करूंगा आज आप लोगों को सिलेबस आपके साथ डिस्कस करने का। ठीक है, तो जैसे राजनीतिक स्थिति हम देखते हैं कि सिंधु के टाइम में जो राजनीतिक स्थिति है वो कहीं न कहीं वणिक वर्ग के हाथ में है। ठीक है, यहाँ पे पुरोहितों का जो है शासन दिखता है, हमको पुरोहितों का शासन दिख रहा है और वणिक वर्ग के हाथ में है। सामाजिक स्थिति देखें तो यहाँ पे समाज जो है वो 3 वर्गों में बटा हुआ है। एक है आपका विशिष्ट वर्ग है, दूसरा जो है विशिष्ट वर्ग है, और फिर मध्यम वर्ग है, और तीसरा जो है आपका कमजोर वर्ग है। ठीक है, इसके बाद फिर क्या है कि अगर आर्थिक स्थिति देखें तो यहाँ पे व्यापार वाणिज्य बहुत उन्नत दशा में है। ठीक है, और परिवार का स्वरूप जो है वो मात्र सत्तात्मक है। यहाँ पे सामाजिक स्थिति के अंतर्गत मात्र सत्तात्मक है, परिवार का जो स्वरूप है वो आपका मात्र सत्तात्मक है। तो कुल मिलाकर के
और अगर हम पूर्व वैदिक में देख रहे हैं तो यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आता है, वो है कि जन का कॉन्सेप्ट आता है। और जन का जो प्रमुख है, चूँकि हम ऐसा मानते हैं कि जो वैदिक टाइम में मध्य एशिया से कुछ लोग यहाँ पे आए थे और उन्होंने यहाँ पे आकर के स्थायी तौर पे वो बस गए थे, और वो जिस समूह में रहते थे उसको जन बोला जाता था। उसके जो प्रधान होते थे उनको बोला जाता था राजन या जनस्य गोपा, ठीक है। और फिर हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में जन की स्थिति जो है, दो जन मिल करके जनपद की स्थिति आती है। ये जनपद जो है वास्तव में दो या दो से ज़्यादा जनों का योग है, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं कि कुल मिलाकर के राजनीतिक स्थिति में किस तरीके से परिवर्तन आ रहा है। यहाँ पे वणिक वर्ग के हाथ में है, यहाँ पे राजा जैसी स्थिति तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कबीलाई जो है पद्धति वो दिखाई पड़ती है, और यहाँ आते आते धीरे धीरे राष्ट्र की संकल्पना जो है साकारित होती है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये जो परिवर्तन हो रहे हैं इन्हीं को हमको समझना है, और यही परिवर्तन, और कोई चीज़ अगर निरंतर बनी हुई है तो हमको यही चीज़ को समझना है। यहीं से प्रश्न उठाए जाते हैं कि किसी भी समय में, चाहे वो सिंधु सभ्यता का समय हो, चाहे वैदिक हो, उसके बाद महाजनपद काल में, यही जो जनपद है ये महाजनपद काल में महाजनपद का कॉन्सेप्ट आता है, जिसमें कि बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित होते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये हमारी स्ट्रेटजी रहेगी, जिसमें कि हम इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। एक विषय पढ़ेंगे, एक टॉपिक पढ़ेंगे, और उसके बाद अगले टॉपिक से हम उसको जोड़ने की कोशिश करेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें बदली हैं और क्या क्या चीज़ें उसी तरीके से सेम है, ठीक है। तो अब क्या है कि सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है जिस पे हम चर्चा करना चाह रहे हैं वो है आपका सिलेबस, ठीक है। अब सिलेबस क्या है कि देखिए, जब तक आपको सिलेबस पता नहीं होगा तो आप अपने विषय की तैयारी कैसे करेंगे। क्योंकि अगर हमने देखा है कि टीजीटी का जो सिलेबस है बड़ा संक्षिप्त में दिया हुआ है, पीजीटी का सिलेबस थोड़ा सा और विस्तृत किया है, जीआईसी का और भी ज़्यादा विस्तृत करने की कोशिश किया है। अब क्या है कि देखिए, सिलेबस भी जो होता है वो एक छाया होती है, उसमें सारी चीज़ें जो है पूर्णतः स्पष्ट नहीं होती हैं, उसमें बहुत सी छुपी हुई रहती हैं। अब उन चीज़ों को ढूंढना भी एक कला है। तो चूँकि इस पर ये काम हम लोग, हमारी संस्थान, परिवार आपके लिए कार्य कर रहा है, तो कुल मिलाकर के हम अपना एक सिलेबस पढ़ेंगे जिसमें कि सारी चीज़ों को समाहित करने की कोशिश की गई है। और इस सिलेबस के अनुसार जो है, जैसे कि आपका इतिहास जो है उसमें हम 3 हिस्सों में उसको अगर बांटते हैं तो आपका प्राचीन इतिहास जो है, और दूसरा है मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा है आपका आधुनिक इतिहास, ठीक है। तो अब क्या है कि तीनों का जो सिलेबस है, ठीक है, अब कुल मिलाकर के हम इस पे कितना समय देंगे ये भी बहुत ज़रूरी है। हम कोशिश करेंगे कि तकरीबन 40 क्लासेस में आपको प्राचीन इतिहास के बारे में पूरी जानकारी दे दी जाए, ठीक है। इसके अलावा 20 क्लासेस जो है वो हम मध्यकालीन इतिहास के लिए लेंगे, और तकरीबन 60 क्लासेस जो है हम आपका आधुनिक इतिहास के लिए लेंगे। उसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि आधुनिक इतिहास जो है वो काफ़ी बड़ा है, उसका जो सिलेबस है बहुत विस्तृत है। आधुनिक इतिहास के अंतर्गत जो स्वतंत्रता संग्राम है वो ही अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसीलिए हम जो है इस पर 60 क्लासेस लेंगे। तो कुल मिला के 4 मंथ का आपका कोर्स रहेगा, ठीक है, और वो आसानी से उसको हम लोग धीरे धीरे पढ़ते हुए, समझते हुए उसको देखेंगे। अब क्या है कि हम प्राचीन से शुरुआत करेंगे, क्योंकि जिस हम परिवर्तन और निरंतरता की बात कर रहे हैं कि अगर प्राचीन से मध्यकालीन इतिहास आ रहा है, ये शब्द आ रहा है, तो ऐसे कौन से परिवर्तन हुए जिसकी वजह से वो प्राचीन इतिहास अब मध्यकालीन बन गया, ठीक है। तो इसीलिए इसी क्रम को हम फॉलो करेंगे, प्राचीन, मध्यकालीन, फिर आधुनिक भारत होते हुए हम स्वतंत्रता के बाद से लेकर के अब तक की स्थितियों पर एक व्यापक चर्चा करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि प्राचीन इतिहास है, तो प्राचीन इतिहास में हम जो कोशिश कर रहे हैं उसमें हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि हमारा है ये है कि अध्ययन के स्रोत क्या क्या हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रीलिम्स में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको जो है साथ में जोड़ लिया है। ये हमारा पहला चैप्टर रहेगा जिसमें कि हम अध्ययन के स्रोतों पे बात करेंगे। दूसरा जो हमारा रहेगा वो हम बात करेंगे पाषाण काल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। पाषाण काल में भी हम जो है पुरा पाषाण काल,
3 हिस्सों में उसको देखेंगे, ठीक है। आपका जो है पूरा पाषाण काल देखेंगे, और उसके बाद फिर हम मध्य पाषाण काल की बात करेंगे, और फिर नव पाषाण काल की बात करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद फिर हम लोग नव पाषाण काल की भी इसी चैप्टर में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम लोग इसी चैप्टर में जो है ताम्रपाषाण के बारे में भी जो है हम लोग इसी में ही जो है ताम्रपाषाण के बारे में भी इसी चैप्टर में जो है चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछने की प्रवृत्ति विगत वर्षों में देखी गई है। अब इसके बाद फिर जो है हमारा जो तीसरा टॉपिक रहेगा वो हम करेंगे सिंधु सभ्यता, ठीक है। सिंधु सभ्यता के बारे में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो सिंधु सभ्यता पे रहेगा, और इसके साथ ही हम सिंधु सभ्यता के साथ हम महापाषाण युगीन जो संस्कृतियां हैं जो दक्षिण भारत में दिखाई पड़ती हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे, हैं। तो इसके साथ हम महापाषाण युगीन जो है संस्कृतियों पे भी चर्चा करेंगे, ठीक है। और जो हमारा चौथा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका वैदिक, ठीक है। वैदिक काल को हम 2 हिस्सों में देखेंगे। एक तो है कि पूर्व वैदिक, ठीक है, क्योंकि वैदिक बहुत बड़ा है चैप्टर, तो हम पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक 2 में इसको देखेंगे, क्योंकि हम देखेंगे आगे चल के कि पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक समाज में, राजनीति में, धर्म में, इन सब चीज़ों में पर्याप्त जो है अंतर दिखाई देता है, इसलिए हम इनको अलग अलग देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसके बाद ये 4 टॉपिक है, इसके अलावा भी हम जो है आगे बात करेंगे। 5वां जो हमारा प्राचीन में जो टॉपिक रहेगा वो हम देखेंगे कि महाजनपद काल, जिसके अंतर्गत आपका मगध का उत्कर्ष देखा जाएगा, ठीक है। महाजनपद काल को देखेंगे, और साथ ही साथ हम लोग इसमें जो है मगध के उत्कर्ष को भी इसी में हम इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण चीज़ है, जैसे कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, इनसे बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका प्रीलिम्स हो और मेंस हो, और ये एक ऐसे टॉपिक हैं जिन पे हमको बहुत फोकस करने की ज़रूरत है। तो इसलिए हम इसी में ही मगध के उत्कर्ष के साथ हम इसमें जो है बौद्ध और जैन वाले पोर्शन को, बौद्ध, जैन और शैव जो है, बौद्ध, जैन और शैव, ठीक है, इस पे भी हम व्यापक चर्चा करेंगे। अब क्या है कि जो हमारा जो छठा टॉपिक रहेगा एंशिएंट का, वो रहेगा आपका कि हम गुप्त काल पे देखेंगे, मौर्य काल पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। हम अपने छठे टॉपिक में मौर्य काल पे चर्चा करेंगे। 7वें टॉपिक पे हम जो है मौर्योत्तर काल की चर्चा करेंगे, ठीक है। 7वां टॉपिक जो हमारा क्या रहेगा, मौर्योत्तर काल, ठीक है। मौर्योत्तर काल को भी हम 2 हिस्सों में पढ़ेंगे। पहला है उत्तर भारत की स्थिति, ठीक है, और दूसरा है दक्षिण भारत की स्थिति। उत्तर भारत में हम आपको पढ़ाएंगे जिसमें कि इंडो ग्रीक हो जाएगा, ठीक है, इंडो ग्रीक हम आपको पढ़ाएंगे। इसके अलावा आपको शक पढ़ाया जाएगा, कुषाण पढ़ाया जाएगा, ठीक है, और साथ में जो है इसके अलावा शक कुषाणों के अलावा जो है पश्चिमी क्षत्रप अर्थव्यवस्था को भी देखा जाएगा। इसी टॉपिक में अर्थव्यवस्था को भी देखा जाएगा, और साथ में जो है हम धार्मिक पंथों की भी बात करेंगे, इस समय क्या स्थिति है उसकी भी हम बात करेंगे, ठीक है। और दक्षिण में जो हमारा रहेगा वो रहेगा खारवेल रहेंगे, सातवाहन रहेगा, ठीक है, सातवाहन पे हम ध्यान देंगे, और संगम साहित्य, संगम काल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चोल, चेर, पांडे, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विगत वर्षों में ये चीज़ देखी गई है कि इतिहास में दक्षिण भारतीय इतिहास को बड़ी प्रधानता दी गई है। और चूंकि भाई देखिए भारत एक संपूर्ण देश है, इसमें उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, हमारा देश बहुत विविधताओं से भरा हुआ है। तो कोशिश हमारी ये होनी भी चाहिए कि हम इतिहास के माध्यम से अपने देश के प्रति एक अपनी समझ जो है उसको और बेहतर कर सके। तो हमें दक्षिण भारत के इतिहास पे भी ध्यान देने की जरूरत है। मैं ये आपके 7वें टॉपिक में
करूंगा। आठवां टॉपिक जो आपका रहेगा वो रहेगा गुप्त काल का, ठीक है। और 9वें में हम लोग पढ़ेंगे गुप्तोत्तर। गुप्त में के साथ ही हम लोग जो है वाकाटक को भी देख लिया जाएगा इसी चैप्टर में, ठीक है। और गुप्तोत्तर में हम लोग पल्लव, चालुक्य, ठीक है, चालुक्य और हर्ष जो है इनको हम लोग देखेंगे। तो ये हमारा 9वां पॉइंट रहेगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आप देख रहे हैं। इसके अलावा एक पॉइंट और है 10वां, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें कि हम लोग जो है पूरा एक तरह से कवर अप करेंगे। ये हमारा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा एंशिएंट हिस्ट्री का, जिसमें कि हम प्राचीन संरचना, ठीक है, प्राचीन संरचना इसी में ही हम आपको देखेंगे, जिसमें कि कला रहेगी, संस्कृति रहेगा, तकनीक रहेगा, ठीक है, कला रहेगी, संस्कृति रहेगा, तकनीक की बात हम इसी अध्याय में करेंगे, ठीक है। और तकनीक के अलावा हम इसी पे स्थापत्य की बात भी करेंगे, ठीक है, स्थापत्य की भी बात हम लोग इसी अध्याय में करेंगे। तो कुल मिलाकर जैसा आप देख रहे हैं कि अगर मैं मोटा मोटा कह दूं तो बहुत आसानी से मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूं कि पहला हमारा टॉपिक रहेगा कि अध्ययन के स्रोत क्या रहेंगे। दूसरा हमारा टॉपिक है वो है कि पाषाण काल को हम देखेंगे, जिसमें कि आपका पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, साथ में महापाषाण युगीन संस्कृति और इन चीज़ों को भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर हम जो है सिंधु सभ्यता को देखेंगे। सिंधु सभ्यता के बाद हम आएंगे आपका महाजनपद और मगध के उत्कर्ष, और साथ में जो एक भारतीय पुनर्जागरण चल रहा था, समाज में किस तरीके से एक चेतना की जरूरत थी। समाज जो था, चूँकि हम अगर इतिहास जब आगे पढ़ेंगे आपको बताएंगे, जिसमें कि हम बताएंगे कि किस समय व्यक्ति जो है स्थायी जीवन जीने लगा, कृषि मुख्य व्यवसाय बन गया, फिर कृषि में विकास हुआ और उसका कृषि अधिशेष की संकल्पना आई, तो उससे सामाजिक तनाव की स्थिति आई और समाज जो है तनाव की स्थिति को दूर करने के लिए पुरोहित जैसी संकल्पनाएं आई, जो कि उस काल के लिए प्रासंगिक हुआ करती थी। और जो भी अधिशेष थे उसको लेकर के समाज में एक तनाव की स्थिति थी। राजा चाह रहे हैं कि सारा का सारा अधिशेष उनका हो जाए, पुरोहित चाह रहे हैं कि कहीं न कहीं से वो वर्चस्व की स्थिति में रहे। तो इन सब तनाव के बीच में हम देखते हैं कि समाज का जो क्रम था, जिसमें कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चतुर्वर्ण की बात की गई थी, इनको एक चोट मिल रही है, तो वो हम उस टॉपिक में देखेंगे। इसके अलावा बौद्ध, जैन के बाद हम लोग शैव देखेंगे, शाक्त देखेंगे और शंकराचार्य के भी कुछ हम लोग हिस्सों को इसी पोर्शन में करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, आपका विषय जो है हम एंशिएंट से शुरू करेंगे। उसके बाद फिर क्या है कि हमारा मौर्य चलेगा। उसके बाद मौर्य के बाद फिर हम मौर्य के बाद मौर्योत्तर पढ़ेंगे, जिसमें कि हमने बताया कि उत्तरी और दक्षिणी में, जिसमें कि इंडो ग्रीक जो हैं उनको देखेंगे, शक हो गए, कुषाण हो गए, ठीक है, पश्चिमी क्षत्रप हो गए, अर्थव्यवस्था, उस समय की धार्मिक स्थितियाँ, इन सब पे हम कोशिश करेंगे कि पूरा आपको विस्तार से बताएं। इसके बाद दक्षिण के समय में क्या, दक्षिण की क्या स्थिति है, जिसमें कि सातवाहन वंश के बारे में और संगम काल के बारे में भी हम इसी अध्याय में आप लोगों को पढ़ाएंगे, ताकि चूँकि संगम से काफ़ी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर जैसा कि मौर्योत्तर के बाद फिर गुप्त शुरू होगा। गुप्त के साथ ही हम वाकाटक को भी साथ में लेंगे और गुप्तोत्तर पे हमारा गुप्तोत्तर में हम लोग पल्लव, चालुक्य, हर्षवर्धन से होते हुए तक समाप्त करेंगे। फिर जो हमारा जो 10वां टॉपिक है वो प्राचीन संरचना, कला, संस्कृति, स्थापत्य, इन सब पे हम चर्चा करेंगे। इससे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इस पे हम बहुत फोकस करेंगे। और इसके बाद फिर हम एंशिएंट को खत्म करने के बाद जब हम मेडाइवल शुरू करेंगे, तो मेडाइवल और एंशिएंट के बीच में एक संक्रमण का काल चल रहा है, ठीक है, जिसे ट्रांजिशन पीरियड कहते हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि इस संक्रमण काल को हम बेसिकली देखते हैं कि इस संक्रमण काल में होता क्या है कि बहुत सी क्षेत्रीय शक्तियाँ उभरती हैं, सामंती पद्धति दिखाई पड़ती है भारतीय समाज में। तो हम इसमें कि त्रिपक्षीय संघर्ष की स्थिति जो
बन रही है उनको हम देखेंगे इस चैप्टर में। और ऐसा क्या हुआ कि फिर कौन कौन से ऐसे परिवर्तन आए, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, धार्मिक हो, कि अब समाज बिल्कुल बदल सा गया है। प्राचीन भारतीय समाज में बदलाव तो हैं लेकिन वो इतने व्यापक नहीं है कि उनको एक एरा के तौर पे देखा जाए। तो ऐसे कौन से परिवर्तन हैं जिन पे हमको फोकस करना है, तो ये हमारा जो है रहेगा कुल मिलाकर के कि एंशिएंट हिस्ट्री में हमारा ये सिलेबस रहेगा। ठीक है, इसके लिए संक्षिप्त में हमारा मिडाइवल और मॉडर्न में क्या सिलेबस रहेगा, मैं उसके बारे में भी आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और अगले चैप्टर में अगले जो हमारे लेक्चर होंगे उसमें मैं कोशिश करूँगा कि आपको इस बारे में और विस्तृत जानकारी दी जाए। तो कुल मिलाकर के हम लोग जो है अब चूँकि एंशिएंट के बारे में मैंने बता दिया है, इसी से हमको अपने शुरुआत करनी है। ठीक है, और अगले वाले जो हमारे क्लासेस होंगे उसमें हम मिडाइवल और मॉडर्न को जोड़ते हुए पूरा दिखाएंगे कि किस तरह से हमने टोटल हमारे 30 टॉपिक्स हैं, 30 से 31 टॉपिक बनेंगे जो कि आपके 120 डेज के क्लासेस में आपके हम लोग फिनिश करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और हर एक क्लास के बाद हम लोग इस बात पे भी ध्यान रखेंगे कि उससे संबंधित जो भी प्रश्नावलियाँ आती हैं, जो भी प्रश्नोत्तरी आते हैं, आपके जो भी डाउट्स होते हैं, जब तक आपके डाउट क्लियर नहीं होगा ये परिवार आपको बताता रहेगा। हमारी पूरी कोशिश है कि आपके पास जो भी जानकारी जाए वो सटीक जानकारी जाए, जिससे कि आपको आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। और जो भी हमारे नोट्स हैं इस पर आपको फोकस करना है, जिसमें कि हम आपको संपूर्णता में हर एक चीज़ देंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के चलिए बच्चों, इसी शब्दों के साथ मैं आज की इस क्लास को जो है समाप्त करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे रहेंगे, जीवंत रहेंगे। धन्यवाद।